गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवाड़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर पेपर नंबर सेकंड समिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट नंबर सेकंड कोशी समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने कोशी समाकलन सूत्र पढ़ लिया था, उसकी थ्योरम कंप्लीट कर ली थी और कोशी समाकलन सूत्र बहुसंबंधीय प्रांतों के लिए भी हमने प्रूव कर ली थी। जो थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली यूनिट नंबर सेकंड की, आज हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अगली जो थ्योरम है उसकी वो स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखो। स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, समेशन माना समेशन फलन एफ जेड किसी समवृत्त वक्र सी के भीतर स्टेटमेंट क्या है, माना समेशन फलन एफ जेड किसी समवृत्त वक्र सी के भीतर व सी पर विश्लेषिक है तथा माना Z0 C के भीतर कोई बिंदु है तब फलन f z का अवकलन यानी डेरिवेटिव f z0 वो होता है 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ c f z0 माइनस z0 का स्क्वायर dz। ये प्रूफ करना है। अगले कोशिश समाकलन सूत्र में हमने सिर्फ f z निकाला था, यहाँ पे z0 था। अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो z0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे तो हमने वही कोशी समाकलन सूत्र है। पहले कोशी समाकलन सूत्र से हमने f z0 निकाला था, फिर कोशी समाकलन सूत्र से हमने बहुप्रांतों के लिए f z0 निकाला था। अब कोशी समाकलन सूत्र से हम f z0 निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव f z0 की डेरिवेटिव है डेरिवेटिव। समझ में आ गया क्या बोला? देखो आराम से देखो, माना समेशन फलन f z किसी समवृत्त वक्र c के भीतर व c पर विश्लेषिक है तथा माना z0 c के भीतर कोई बिंदु है, तब f z0 इक्वल होता है फैक्टोरियल 1/2 पाई आइटा f z0 समाकलन ऑफ c z0 का स्क्वायर dz। समझ में आ गया? इसके इक्वल होता है। आया समझ में? आगे देखो, आगे देखो प्रूफ देखो इसका। ये स्टेटमेंट को मिटा दो, ये प्रूफ बड़ा सा है तो पूरे बोर्ड को यूज करके ज्यादा फायदा करेंगे।
प्रूफ क्या है, माना समीकरण फलन, माना समीकरण फलन एफ जेड किसी सममित वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है। क्या बोला देखो, प्रूफ, माना समीकरण फलन एफ जेड जो दिया हुआ मुझे है किसी सममित वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है। ठीक है, उसका दो पार्ट में लिखेंगे ना, ये दो पार्ट। और आगे तथा माना दिख रहा है, तथा माना Z0 सी के भीतर कोई बिंदु है, तब तथा माना Z0 सी के भीतर कोई बिंदु है, तब कोशी समाकलन सूत्र से हम जानते हैं कि Fz0 इक्वल होता है 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी Fz z माइनस Z0 dz की। ठीक है, माना Z0 सी के भीतर कोई बिंदु है, तब कोशी समाकलन सूत्र से हम जानते हैं दिस, ये अपन जानते हैं, प्रूफ किया है, धीरे से तो बोल नहीं सकते, इसको नंबर 1 डाल दिया क्योंकि कल की क्लास में दिया। आगे देखो, अब हमारे को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, डेरिवेटिव के लिए बताया कि एक पॉइंट और मानते थे हम Z0 की एक पॉइंट मानेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, f z इक्वल टू f z प्लस h माइनस f z अपॉन में z प्लस h, ऐसा कुछ होता था, लिमिट होती थी एज एन टू 0। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, एक पॉइंट मानेंगे देखो, माना Z0 प्लस h Z0 की प्रतिवेश में, Z0 प्लस h Z0 के प्रतिवेश में कोई बिंदु है, तब समीकरण 1 से f Z0 प्लस h इक्वल टू 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी f z माइनस z माइनस Z0 की Z0 प्लस h को माइनस से मिलेगा dh, ये समीकरण 2। अगली डेफिनेशन में क्या करते थे, f Z0 प्लस h में से माइनस करके f Z0, याद आ रही है कल ये था कि डेफिनेशन। ठीक है, 11th 12th क्लास में पढ़ रखी तुमने, f Z0 प्लस h माइनस f Z0 अपॉन में Z0 माइनस h, लिमिट है h से 0 f Z0। ठीक है, वही किया देखो, f Z0 प्लस h निकाल लिया, Z0 की जगह Z0 प्लस h रख दिया, बाहर माइनस था प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे भी रख दिया। अब क्या करेंगे,
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जो क्या आएगा, एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाई आइटम समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच डी जेड माइनस 1/2 पाई आइटम समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, आगे में ये चली रहा इधर एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाई आइटम को बना जाएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड को बना जाएगा, बचेगा 1/4 जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच माइनस 1/4 जेड माइनस जेड जीरो और डी जेड को बना जाएगा। आया समझ 1/2 पाई आइटम को समाकलन ऑफ एफ जेड बार डी जेड बार ये दोनों अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। देखो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो इक्वल टू 1/2 पाई आइटम समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस जेड प्लस जेड जीरो प्लस एच अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच और जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। आए आते समझ में, ठीक है। सॉल्व करो देखो आगे एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन में एच कर देंगे, क्यों? क्योंकि अपॉन में एच भी आता है जब लगाते हैं जेड जीरो। इधर देखो पहले बात करेंगे अपन में, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 पाई आइटम जेड से जेड कट गया, जेड जीरो से जेड जीरो, एच बच गया बाहर लिख लो एच भी, एच 2 पाई आइटम समाकलन ऑफ सी एफ जेड नीचे आ गया जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच और जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। आ गया ना समझ में? अब ऐसे डिवाइड कर देंगे एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच इक्वल टू 1/2 पाई आएगा आ गया देख समझ में, ठीक है। आ गया तो समझ में, देखो दोबारा देख लो ऊपर क्या बोला। देखो माना सबमिशन प्लान एफजेड किसी सबमिट वक्र सी के भीतर तथा सी पर विश्लेषित है तथा माना Z0 सी के भीतर कोई बिंदु है, तब कोसी समाकलन सूत्र से
कोशी समाकलन सूत्र से एफ जेड जीरो ही होता है, ये हमें पता है। कोशी समाकलन सूत्र हमने प्रूव किया है। माना जेड जीरो प्लस एच, जेड जीरो के प्रतिवेश में, प्रतिवेश के आसपास में कोई बिंदु है, तब समीकरण एक से जेड जीरो प्लस एच इक्वल टू 1/2 पाई आएगा एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो प्लस एच माइनस टू माइनस डी जेड। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो इक्वल टू, इसमें से इसको बढ़ा दिया, कॉमन आया, कॉमन ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया एच आ रहा था, एच का दोनों साइड डिवाइड कर दिया, इधर एच आ गया, इधर से एच हट गया। आ गया तो समझ में? हाँ या ना? आगे देखो आप क्या करेंगे, जेड माइनस जेड जीरो से ऊपर नीचे दाएं भाग में गुणा करने पर देखो इधर तो ऐसे कैसे देता है, जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच, इधर देखो 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच और जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डीजेड। क्या किया, जेड माइनस जेड जीरो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कैसे नीचे एक बार पहले से था स्क्वायर हो गया। आ गया समझ में? आगे देखो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच इक्वल टू 1/2 पाई आएगा। ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, तुम्हें क्या होगा एफ जेड, इसमें एक बार तो एच माइनस करूंगा, एक बार प्लस आगे आने समझ में? आगे देखो एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच, इस वाले पार्ट को किसके साथ अलग कर लूंगा, एच वाले को अलग कर लूंगा। देखो समझो 1/2 पाई आएगा समाकलन, ये इसके साथ कट जाएगा, क्या कट जाएगा एफ जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर, सी सबके साथ चलेगा जाएगा, सी एक ही वक्र के लिए कर रहे हो ये आ गया, और फिर प्लस ये एच के साथ लगा देंगे 1/2 पाई आएगा एच बाहर देगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच और जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डीजेड। ऐसा में देखो रिजल्ट के बाद दिख रहा है, इसका मतलब होता है एफ जेड जीरो, इसका मतलब क्या होता है एफ जेड जीरो, ये मुझे रिजल्ट में लाना था। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका मान को जीरो करना है, कैसे भी इस एक्स्ट्रा पार्ट को ही हमारे को जीरो करना है, कैसे भी करके ये जीरो हो जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एफ जेड जीरो, ये रिजल्ट में लाने का 1/2 पाई आएगा एफ जेड डी जेड जेड वन जेड जीरो स्क्वायर फैक्टोरियल 1, इस पार्ट को जीरो करना है कैसे भी करके। आया ना? आ गया समझ में? अब देखो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जैसे कैसे माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच माइनस ये जो पार्ट है लगे माइनस कर दूंगा 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड
जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच और जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड। देखो दिख तो रहा है ना, ये दिख रहा है, ये जो पोर्शन है इसको लाके माइनस कर दिया, इसको ये और इक्वल टू ये आ गया, इसको जीरो कर दूंगा उसका आंसर ही आ जाएगा अपने आप। आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो अब हमारा काम ये रहेगा कि इसको जीरो करना है कैसे भी करके। इसको मैंने नाम दिया नंबर समीकरण नंबर 3। आ गया था समझ में? हाँ या ना? आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक बार दोबारा देख के फटाफट फिर आगे चलते देखो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यहाँ तो समझ में आ गया था, एक कटिया ये बन गया था, जेड मैंने जेड जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एच का डिवाइड कर दिया पहले, जेड मैंने जेड जीरो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया दाएं भाग में, ये बन गया। जेड मैंने जेड जीरो था उसमें एक बार तो माइनस एच कर दिया और प्लस एच, क्यों? क्योंकि इसको हटाने के लिए, इसको इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, एच के साथ ये बन गया। ये मुझे रिजल्ट में दिख रहा था मुझे पार्ट, इस वाली पार्ट को लाके मैं माइनस कर दूंगा, ये एक साथ आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया, इसको जीरो करना है कैसे भी करके। यदि ये पार्ट जीरो हो गया तो ये इक्वल में आ जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारा करना है क्या? इस पार्ट को जीरो करना है। देखो आगे करेंगे, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी ने नहीं दिया तो अभी ले सकते हो। देखो आगे देखो, आगे तो समझ में? आगे देखो, आगे क्या करेंगे? अब वही सर्किल मानेंगे, ये तो वक्र की बात थी, अब वक्र के अंदर सर्किल मानेंगे, जेड जीरो के अंदर मान के सर्कल बनाएंगे, उसके लिए फिर धीरे धीरे उसको जीरो करते जाएंगे। देखो अब हम एक वृत्त गामा जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि गामा सी को प्रतिच्छेदित नहीं करता, अब हम एक बार गामा जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर इस प्रकार खींचा कि गामा सी को प्रतिच्छेदित नहीं करता, तब स्पष्टतया फलन
देख फलन एफ जेड, इसको जीरो करना है ना, तो इसको लेंगे अब यहाँ पे एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर गामा की भीतर की बाहर, भीतर तो देखो जेड जीरो रखोगे इन्फिनिटी जीरो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो गामा के बाहर, गामा के बाहर तथा सी द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध, गामा के बाहर तथा सी द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध प्रांत में विश्लेषित है। गामा के बाहर तथा सी द्वारा, ये इसकी फंक्शन की बात करेंगे, इसको जीरो करना पड़ेगा, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। ये जो फंक्शन है गामा के बाहर, क्योंकि गामा के बाहर जेड की जगह कुछ भी रख सकते हो जेड जीरो के अलावा, सी द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध प्रांत में क्या है, विश्लेषित है। अतः बहुसंबंध प्रांतों के लिए कोसी, अतः बहुसंबंध प्रांतों के लिए कोसी की समाकलन परिधि से, कोसी की समाकलन परिधि से, अतः बहुसंबंध प्रांतों में कोसी की समाकलन परिधि से, ध्यान रखना ना कि समाकलन सूत्र से, समाकलन परिधि से क्या हो जाएगा, देखो समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इक्वल टू, ये जो पूरा फंक्शन नया सर्कल बनाया गामा, गामा डी जेड अपॉन में जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड, ये नंबर 4। अरे इस फंक्शन की बात हो रही है, इस फंक्शन में सर्कल और सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही सर्कल है, ये तो क्या वक्र सी, उसके अंदर सिर्फ एक ही तो सर्कल बनाया गामा, तो एक ही आएगा। कोसी समाकलन पढ़ने की बात हो रही है, इसमें जितने कर्व होंगे उसके अंदर उनका सम आ जाएगा समाकलन का। इसमें कितने कर्व है, ओनली वन गामा, इसके अंदर समाकलन भी क्या आएगा, गामा वाले का आएगा। समझ में आ गया? अब देखो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से ये जो वैल्यू है सर्कल वाली, उसकी जगह गामा वाली वैल्यू रख देंगे, रख देंगे, तो क्या बनेगा, ये एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन में एच माइनस 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड एफ जेड जीरो प्लस एच माइनस एफ जेड जीरो अपॉन एच माइनस 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड इक्वल टू क्या देगा, एच 2 पाई आइटा समाकलन ऑफ गामा, इसकी जगह गामा, सी वाली इसकी जगह गामा, डी जेड यहाँ पे एफ जेड, सॉरी एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर
dz। अभी गामा में आ गया, अब इसको जीरो करने में आसानी रहेगी। सर्कल के लिए तुम्हारे को वही सर्कल z माइनस z0 इक्वल टू r e की पावर i थीटा कोसी समाकलन सूत्र में किया था ना गामा के लिए, क्योंकि गामा क्या है, वृत्त है, c क्या था, ये वक्र था। वक्र के लिए कंडीशन भी पता है, मगर एक सर्कल के लिए कंडीशन हमें पता है। ठीक है, इधर वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया था बेटा, तो इसको समझ में आ गया था नहीं यहाँ तक। इसके बाद इसको लिया उसने एक नया सर्कल माना गामा, जो कि सी के बाहर, गामा के बाहर और सी के परिपथ में क्या है, विश्लेषक है। बहुत संबंध प्रांतों की कोसी की समाकलन पर में से इसका जो समाकलन होगा सी का, उसके अंदर मैंने सिंगल एक वृत्त बनाया, तो गामा के समाकलन के इक्वल होगा। यदि एक और होता है कोई सर्कल तो प्लस 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 करते जाते हैं, वही कोसी की समाकलन पर में। ठीक है, इधर मिटा दो, देखो आगे देखो। अब करना है इसको जीरो करना है, कैसे भी करके इसका नंबर डाल दो भाई। देखो यहां तक आ गया समझ में। देखो अब इसको जीरो करना है, कैसे भी करके देखो क्या लिखा। अब यदि h इतना छोटा है कि अब इसको बिल्कुल छोटा 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 मानते जाना है, और मानते मानते बिल्कुल जीरो पास में आगे बढ़ना। माना क्या है, अब यदि h इतना छोटा है कि मोड h की मोड की वैल्यू निकालो तो r/2 से कम होगी, तब क्या बोला कि h इतना छोटा है कि मोड ऑफ h लेस देन होगा r/2। ये मानना पड़ेगा, ये सब कुछ मान के चलना पड़ेगा। प्रूफ है तो प्रूफ करना है, मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो z माइनस z0 माइनस h इक्वल टू, देखो हाँ समझ रहे, देखो अब इसको कैसे कैसे करके r और थीटा में चेंज करना है। क्या बोला, अब यदि h इतना छोटा है कि मोड h जो है वो छोटा है बराबर है r/2 के, तो z इसको z माइनस z0 माइनस h ग्रेटर देन इक्वल होगा z माइनस z0 माइनस के लिए प्लस मोड h, या माइनस अलग अलग होगी और या माइनस ही है ना, माइनस, तो तब भी ये ग्रेटर देन होगा मोड z माइनस z0 माइनस ही, तो मोड z माइनस z0 माइनस h ग्रेटर देन इक्वल, इसकी वैल्यू r, ये देखो r, और इसकी वैल्यू माइनस r/2, यानी z माइनस z0 माइनस h ग्रेटर देन इक्वल होगा r/2 के। ठीक है, और ये चीज समझना, h की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन r/2 की, क्या लेस देन r/2 की, h की वैल्यू पहले ही छोटी है, और में छोटी ले लिया, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या आ गया कि z माइनस z0 माइनस h की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई r/2 के। ये भी आ गया हमारे पास, z माइनस z0 पता है r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। fz की बात करते हैं, आगे देखो, तथा आगे देखो, तथा क्योंकि fz विश्लेषित है, अतः परिवर्तित है।
तथा चूंकि एफ जेड विश्लेषिक है अतः परिपथ है, अतः मापांक को एफ जेड वो छोटे है बराबर होगा एम के। ठीक है, मापांक जेड छोटे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एम के। क्या माना देखो, ये फंक्शन जो है क्योंकि फलन एफ जेड विश्लेषिक है अतः परिपथ है। परिपथ है तो एफ जेड की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। अरे परिपथ है तो कोई ना कोई मान तो आएगी, और उसका मापांक यानी मोड निकालूंगा तो वो कोई ना कोई डिजिट आ जाएगी। मैंने क्या मान लिया, इसका मापांक जो है वो एम से छोटा या बराबर है, बराबर करना जो लगा। ठीक है, आ गया तो समझ में। आ गया, बराबर लेने पर देखो, लेने पर अभी दोनों की साइड में मोड लगा दूंगा। देखो इधर भी मोड, इधर भी मोड। मोड ऑफ एफ जेड जीरो माइनस एच, यहाँ एक काम करते हैं, इसको तो रेंडम पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोड ऑफ एच अपॉन 2 पाई आइटम एफ जेड समाकलन ऑफ सी समाकलन ऑफ गामा सॉरी जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो का स्क्वायर डी जेड का मोड। इसका जो मोड होगा, अभी सारी वैल्यू देखो ग्रेटर देन आ जाएगी, तो इसका जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल होगा मापांक ऑफ एच, मापांक ऑफ 2 पाई आइटा का 1। ठीक है, लिमिट गामा सर्किल है, जैसे मापा निकालूंगा वैल्यू आएगी, वैल्यू लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। फंक्शन एफ जेड का मापांक अपॉन इसका मापांक और जेड माइनस जेड जीरो का मापांक का स्क्वायर और डी जेड का मापांक। दिख रहा है नहीं? इसका मापांक ले लिया, पूरे का जो मापांक होगा इनकी डिजिट के अलग अलग मापांक से लेस देन इक्वल होगा। तो देखो h का मापांक 2 पाई का 2 पाई, i का मापांक 1, f z का मापांक इसका मापांक इसके मापांक का स्क्वायर और d z का मापांक। आगे हम समझ में देखो मापांक निकालो, h का मापांक आगे 2 पाई ऐसे कैसे, आगे 0 से 2 पाई, एफ जेड का मापांक m ले लिया, इसका मापांक क्या था r/2, जेड माइनस जेड जीरो का मापांक r तो r का स्क्वायर और डी जेड का मापांक मैंने बताया था तुम्हारे को क्या, तो डी थीटा आर डी थीटा। याद है कि नहीं है? मैंने बताया था जेड माइनस जेड जीरो का मापांक इक्वल आर था, जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू क्या आर इक्वल आर थीटा। इसका मापांक निकालेंगे, आर तो कॉमन कोस थीटा आयटा साइन थीटा का मापांक, आर स्क्वायर कॉमन, इनका स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, रूट निकलेगा तो आर आ जाएगा और डी थीटा इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ गया आर डी थीटा। बताया था मैंने लास्ट टाइम पे
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, देख लो। जेड माइनस जेड जीरो आ गया इक्वल टू क्या आ गया आर डी जेड इधर हो जाएगा, थीटा है तो क्या हो जाएगा डी जेड इक्वल टू आर डी थीटा, यहीं से। ठीक है, पूरा पूरा ऐसे नहीं तो वैसे करो, देखो पहले इंटीग्रेशन कर लो। क्या था हमारे पास, जेड माइनस जेड इक्वल टू आर, जेड माइनस जेड इक्वल टू देगा आर की पावर एट थीटा, समाप्ति को करोगे इंटीग्रेशन डी जेड इक्वल टू आर आइटा की पावर आइटा थीटा डी थीटा, मापांक को डी जेड का, समझ में है। देखो ये जेड माइनस जेड जो मापांक आर है, मापांक का टर्म तो बन जाएगा आर की पावर आइटा थीटा बन जाएगा, आउटलाइन किया तो डी जेड इधर आर आइटा की पावर आइटा थीटा डी थीटा, इधर मापांक आर प्लस सी कैसे आइटा का वन ई की पावर आइटा थीटा का वन और डी थीटा ऐसे कैसे, इसकी वैल्यू ये आ गई। आगे समझ में, आगे देखो लेस देन इक्वल ये आर बाई टू से आर बाई टू कैंसिल, देखो आर बाई टू से आर बाई टू कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, बचा क्या 1/2 पाई, ये आर बचा आर बाहर आ जाएगा, ठीक है। आगे तो समझ में, और आर बाहर आ गया 0 से 2 पाई एम डी थीटा बच गया, ये एम भी बाहर आ जाएगा 1/2 पाई आर, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बचेगा 2 पाई, बचेगा नहीं बचेगा टी थीटा बचेगा थीटा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये 2 पाई से 2 पाई उठ गया, एम अपॉन में क्या आ गया आर आ गया, एन अपॉन क्या आ गया आर। आगे क्या समझ में, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब मैं क्या करूंगा, नीचे ऊपर 2 से आर से मल्टीप्लाई करूंगा एक को और एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो आर अपॉन 2 क्या बन जाएगा एच, तो मोड एच, ठीक है, और साथ में 2m और अपॉन में क्या देगा आर स्क्वायर, देखो आर अपॉन 2 तो मोड एच और ये 2m और ये 2 तो इसके साथ चला गया आर स्क्वायर, है ना, ये क्या होगा इधर इतना भी थोड़ा सा, यहाँ पे ये काम करके यहाँ पे एच की वैल्यू रखो मत, ठीक है ना, एच तो हमारे रखना ही है, एच का हमने माना है ना वो क्या होता है 0 की ओर अगर चलो छोटे छोटा, तो एच की वैल्यू नहीं रखनी है हमारे, जो क्या जाएगा लेस देन इक्वल मोड एच 2 पाई, इसकी वैल्यू एम, इसकी वैल्यू आर बाई 2, इसकी वैल्यू आर स्क्वायर देगी स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाल के बताई आर डी थीटा। आगे चीज हमने आगे देखो ये मोड एच का से 2 पाई आर से आर बन गया, ये 2 ऊपर चले जाएगा 2m बाहर आ जाएगी, एक आर से ये आर से आर बन गया, तो ये आर से आर बन गया तो आर स्क्वायर बन गया नीचे, देखो ये आर गुणामी है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, समाकलन 0 से 2 पाई डी थीटा, यही बचा, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल मोड एच 2 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा का समाकलन करोगे थीटा आ जाएगा, थीटा का डिवाइड करोगे 2 पाई आ जाएगा,
जीरो से कोई मतलब नहीं है, लिमिट खत्म हो जाएगी। ये आ गया मोड एच मल्टीप्लाई 2m अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा, इसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर अग्रसर होगा। कब होगा, जब एच भी क्या होगा, जीरो की ओर अग्रसर। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिमिट रखनी पड़ेगी एच टेंड्स टू जीरो। तो जब एच जीरो की ओर अग्रसर है तो इसका मापांक जो होगा वो भी जीरो की ओर अग्रसर होगा। इसका लिए जो पूरी वैल्यू है वो भी क्या होगी, जीरो की ओर अग्रसर होगी। इसका मतलब इसका जो मापांक है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो आ गया। तो समझ में थोड़ी सी लेंथ है, चलो थोड़ी बहुत और बची है बस, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो। आगे समझ में, ये जीरो की ओर अग्रसर होगा कब, जब एच जीरो की ओर अग्रसर होगा। यानी मोड एच जीरो की ओर अग्रसर है तो इसका मापांक भी क्या होगा, जीरो की तरफ अग्रसर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी अपने आप ही। ठीक है, एक बार देखो, दोबारा देखो, वहां तक समझ में आई था। उसके बाद ये था, इसकी जगह मुझे गामा के सर्कल में बनाना है। सर्कल बनाते ही वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सर्कल में चेंज किया। देखो अब हम एक वृत्त गामा लेंगे, क्या लेंगे, जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर। इस प्रकार खींचा कि गामा सी को प्रतिच्छेद नहीं करता, तब इसका फलन एफ जेड जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर गामा के बाहर तथा सी के द्वारा परिबद्ध बहुसंबंध प्रांत में से होगा। इसका मतलब बहुसंबंध प्रांतों की कोशिकीय समाकलन पर में से समाकलन ऑफ दिस इक्वल हो जाएगा समाकलन ऑफ दिस गामा की। ठीक है, क्योंकि हमने एक सी एक वक्र में माना, सी उसके अंदर एक ही सर्कल माना हमने गामा, तो इसका जो समाकलन होगा वो इक्वल होगा इसके समाकलन के। ये एक सर्कल है, सर्कल में हम थीटा की चेंज कर सकते हैं। समीकरण 3/4 से ये जो वैल्यू थी इसकी जगह रख दी, ये बन गया, ये समीकरण 5 बन गया। करना है, इसको जीरो करना है कैसे भी करके। मैंने h को इतना छोटा मान लिया कि मोड h छोटा है r/2 की, मतलब ये रेंज तो छोटी है ही, उसका भी आधा वजन उतना है। समझ में, इसका मतलब जेड माइनस जेड जीरो माइनस एच। अब इन सबकी वैल्यू निकालेंगे, का मापांक बड़ा या बराबर होगा इन दोनों मापांक के माइनस के। इसकी वैल्यू r रख दी, इसकी वैल्यू r रख दी। ये पहले h छोटा है r/2 से, ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी r/2 से, होगी नहीं होगी, हो जाएगी। इसका मतलब इसका मापांक बड़ा होगा r माइनस r/2 यानी r/2 के। तथा चूंकि f z स्थिति है अतः परिबद्ध है, अतः मापांक को f z अरे परिबद्ध है गामा के अंदर, इसलिए f z मापांक निकालेंगे ना, f z कोई ना कोई वैल्यू आएगी, परिबद्ध है तो इसका मापांक निकालोगे तो कोई ना कोई डिजिट आएगी। इसका मतलब क्या मान लिया मैंने, m मान लिया, लेस देन या इक्वल लेने पर इसका जो मापांक था पूरे का मापांक लेस देन इक्वल होगा इनके अलग अलग मापांक के। आयता का मापांक 1, f z का मापांक m, इसका मापांक r/2, मोड h रहने दिया क्योंकि ये जीरो की ओर अग्रसर है, ये ऐसे कैसे, इसका r/2, इसका r² पीछे से dz का r dθ सॉल्व किया तो ये आ गया। ये जीरो की ओर अग्रसर होगा जब h जीरो की ओर अग्रसर होगा। तो आप इसको लेके देखो,
इसकी जो डी है वो ले लो, एक बार और चांस दे रहा हूं मैं। मिटा दो इसको, देखो अब समीकरण 5 से अतः समीकरण 5 से समीकरण 5 से यह समीकरण 5 कि मापांक को f z0 प्लस h माइनस f z0 अपॉन h, f z0 प्लस h माइनस f z0 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 पाई आइटम समाकलन रूप c f z माइनस z0 का स्क्वायर dz का मापांक अग्रसर होगा 0 की ओर, जब h अग्रसर होगा 0 की ओर। समझ में ये चीज, इसका मापांक हमने निकाला इधर, ठीक है। चाहो तो लिख लो एक बार इसका इक्वल होगा मापांक h अपॉन 2 पाई आइटा गामा f z माइनस z0 माइनस h z माइनस z0 स्क्वायर dz के मापांक की। इसकी वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है, क्या लिखेंगे देखो, मापांक को f z0 प्लस h माइनस f z0 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन रूप c f z माइनस z0 का स्क्वायर dz का मापांक भी 0 की ओर अग्रसर होगा, जब h 0 की ओर अग्रसर होगा। क्यों? इसकी वजह 0 आएगी हमारे पास, कब? जब h 0 की ओर अग्रसर है। इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h 0 की ओर अग्रसर है, देखो लिमिट h 0 की ओर अग्रसर है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f z0 प्लस h माइनस f z0 अपॉन h इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आइटा, ये वाली चीज उधर चल जाएगी, समाकलन रूप c f z माइनस z0 का स्क्वायर dz। अरे h 0 की ओर अग्रसर मान लिए, जब 0 की ओर अग्रसर तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है उधर चल जाएगी, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया f डैश z0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आइटा समाकलन रूप c f z माइनस z0 का स्क्वायर dz। यही हमारे को प्रूव करना था, हेंस प्रूफ ये होगी गंटेबर की थ्योरम। ये हो गई कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार बताता हूँ आपको। ले स्क्रीनशॉट,
यहाँ तक आएगा तो समझ में। ये समीकरण नंबर 5 था, दोनों तरफ बोर्ड ले लिया। ये पूरा 0 की ओर अगर चले, जब h 0 की ओर होगा, अब h 0 की ओर होगा तो इसमें लिमिट लगा के देखो, लिमिट h टू 0 दिस इक्वल टू, तो फिर पूरा 0 जाएगा, ये चीज उधर चल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज z0। और कर लेते हैं डेफिनेशन, एवरेज z0 आ गया इक्वल टू ये आ गया। आगे समझ में। इसके साथ ही क्या होगी, थ्योरम प्रूफ होगी। ठीक है, आगे समझ में। ये थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने। ठीक है, इस क्लास में भी वही बात की, क्लास लंबी हो चुकी है, ये थ्योरम बहुत लंबी थी, ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अगली जो थ्योरम है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।